नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस पापा में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आंसर राइटिंग किसे कहा जाता है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी में आंसर लिखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप इंग्लिश में आंसर राइटिंग करेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपका दोनों अच्छा है, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, तो मैं कहूँगा इंग्लिश को आप प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया लैंग्वेज। दूसरा, जो आपको जेपीएससी में कॉपी मिलता है, ठीक है, बहुत लोगों को डाउट होता है, तो आपको वो लाइनिंग वाला कॉपी मिलता है, रूलिंग वाला कॉपी। ठीक है, यूपीएससी में तो आपको पूरा प्लेन मिलेगा, ठीक है, ब्लैंक वाइट पेज वाला कॉपी। लेकिन जेपीएससी में आपको रूलिंग वाला कॉपी मिलता है। और जेपीएससी में खास बात है, जो आपको कॉपी मिलता है उसमें कोई भी मतलब बाउंड्री नहीं है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के लिए आपको 1 पेज दे दिया गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 जितने पेज में लिखना है लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ से लिखना है। बीच में आप जंबल भी कर सकते हैं, 1-2, उसके बाद लगे कि कुछ मैं चौथा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा से आ रहा मुझे, तो पहले चौथा लिख दिया। उस तरह से कोई भी इशू नहीं होगा, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि हम सीक्वेंस में लो, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर ऐसा ही बैठा माइंडसेट लेके बैठा रहता है, कह रहे यार सीक्वेंस में होता तो ज़्यादा सही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फॉलो करना है। ब्लू पेन को आप यूज़ करेंगे, मल्टीपल पेन नहीं यूज़ करेंगे एग्जामिनेशन में। सिंपल ब्लू पेन आप यूज़ करेंगे राइटिंग के लिए। साथ में अगर आपको पेंसिल का यूज़ करना है तो छोटा मोटा डायग्राम के लिए, जैसे मैप वैप बनाना है, फ्लो चार्ट, तो वो सब आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो पेन से भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तीसरा सवाल जो बार बार आता है कि राइटिंग, तो देखिए राइटिंग सबसे खास बात है। आप पूछोगे सर राइटिंग मैटर करता है कि नहीं, तो ऑब्वियस सा करता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अभी आपको मैटर नहीं करना चाहिए ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 10-15-20 दिन में या 3-4 महीना में कुछ कभी भी आप राइटिंग नहीं सुधार सकते हो। ठीक है, मेरा तो 20 साल से राइटिंग नहीं सुधरा, तो आपका 6 महीना में सुधर जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन मुझे पता है कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा गैप दे दे के लिखूँ, थोड़ा सा स्पेस बना के लिखूँ, थोड़ा चीज़ों को क्लियर लिखूँ, बड़ा बड़ा लिखूँ, ताकि चीज़ें पढ़ने में आसान हो। ठीक है, ज़्यादातर आप देखेंगे पीसीएस में जो गर्ल्स है उनका नंबर बहुत अच्छा आता है, तो कंटेंट तो मैटर करता है, लेकिन आपने भी वही कंटेंट लिखा मान लो, और एक दूसरा कोई है बंदा है या बंदी है, उसने भी वही कंटेंट लिखा है, लेकिन अगर आपका राइटिंग उतना क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा एडवांटेज उस बंदे को मिलेगा। तो इसलिए अगर आपका राइटिंग अच्छा नहीं है तो आप कोशिश इतना करना है आपको बस कि आप एक गैप मेंटेन करेंगे। ठीक है, क्लैरिटी रहनी चाहिए, क्लैरिटी दिखनी चाहिए, कि ताकि एग्जामिनर आसान से पढ़ सके। बस अगर एग्जामिनर ने पढ़ लिया तो अच्छी बात है। ठीक है, तीसरी गलती जो हम करते हैं, जो मैंने भी कुछ हद तक किया था, वो आपको बता दूं। पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन नहीं है कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ द हिंदू एंड दिस दिस दिस, कुछ भी लिख दिया मैंने, और जब मैं लास्ट क्वेश्चन में आ जाता हूँ, लास्ट 1-2 क्वेश्चन में द हिंदू, कुछ नहीं मिलेगा आपको नंबर। ठीक है, तो ये गलती आप अवॉइड करेंगे। जब भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको वॉच अलाउड रहता है, नहीं भी अलाउड रहता है तो रूम में आपको अवेलेबल रहेगा घड़ी। तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। हाँ, पहला दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखना है, लेकिन उसके बाद आप कोशिश करेंगे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एक लेवल में हो। ये नहीं कि लास्ट लिखने तक आप उर्दू, फारसी या फिर डॉक्टर वाले लैंग्वेज में लिखने लगे। बेसिक जो लैंग्वेज होता है उसमें आपको लिखना चाहिए। ठीक है, और टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आप, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत नहीं। ऐसा नहीं कि पहला दूसरा क्वेश्चन आपने लिख दिया आधे घंटे में और लास्ट 2 क्वेश्चन आपने 15-15 मिनट में निपटा दिया, 10-10 मिनट में निपटा दिया, तो वही कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन रोक देगा। ठीक है, इसलिए शुरू से अपने दिमाग में कंट्रोल रखना है। ऐसा नहीं कि मैंने इस सब्जेक्ट में या इस टॉपिक में मैंने देख लिया हड़प्पा से क्वेश्चन आ गया, इस पर मैंने पीएचडी किया, दे दनादन मैंने 7-8 पेज भर दिए, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें उतना नहीं कर पाया, तो उससे आपका परफॉर्मेंस मैटर करेगा और प्रॉब्लम होगी आपको फाइनल सिलेक्शन में। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया। हाँ, और बेसिक एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जब मेंस की आप लिखते हो तो ऐसे मान लीजिए आपको रूलिंग पेज मिल गया, पूरा रूलिंग पेज रहेगा। ठीक है, आप स्केल ले जाओगे, पेंसिल से ऐसे आप बाउंड्री खींच दोगे अपना मार्जिन। ठीक है, और इसी मार्जिन में बीच में आप जो है आंसर अपना
लिखोगे, ये ज़्यादा साफ सुथरा अच्छा दिखता है। ठीक है, बता दिया। बहुत अच्छा हैंड राइटिंग से मतलब नहीं, अच्छा और साफ सुथरा पढ़ने लायक होना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम, मैंने 7 JPSC का इंटरव्यू दिया था, जो ग्रुप में जुड़े हुए आप सभी लोग को पता होगा। ठीक है, तो अब जब भी हम कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, ठीक है, तो 3 पार्ट होता है उसका। एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, एक बॉडी पार्ट होता है और एक कंक्लूजन पार्ट होता है। ठीक है, पहला हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा हो गया बॉडी और तीसरा हो गया कंक्लूजन। तो बोलोगे सर क्या मैं जब आंसर लिखूंगा तो पहले लिख दूंगा कि हाँ ये मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट है और फिर लिखना शुरू कर? नहीं, आपको आंसर ही इस तरह लिखना है कि जो आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उस समझ जाएगा कि शुरू का 5-6 लाइन इसने इंट्रोडक्शन लिखा है, बीच के लाइन बॉडी लिखा है और लास्ट में कंक्लूजन लिखा है। ठीक है, आपको कॉपी में नहीं लिख देना है कि ये मेरा बॉडी है तो एग्जामिनर आपको ऐसे ही आउट कर देगा। ठीक है, तो देखिए इंट्रोडक्शन जो सबसे पहले हम लिखते हैं उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है हम लोग। सबसे पहले एक्यूरेट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, एकदम इधर उधर की नहीं, जो क्वेश्चन में लिखा गया है। एक तरह से आप देखिए जो पहला क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसी को आपको घुमा फिरा के इंट्रोडक्शन में लिख देना है। ठीक है, शुड रिप्रेजेंट सेंट्रल थीम ऑफ द आंसर, जो पूरा का पूरा नीचे आप आंसर लिख रहे हो उसका एक तरह से 3 या 4 लाइन में समरी हो गया ये। ठीक है, फिर 10 से 15% ऑफ द वर्ड लिमिट, मान लीजिए आपका वर्ड लिमिट कितना है, 700 है। ठीक है, तो 10 से 15% आप ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो 70 से 100 वर्ड के आसपास आप लिख सकते हैं। ठीक है, शुड इंक्लूड डेटाज, डेटा आप छोटा मोटा डाल सकते हैं, कोटेशन डाल सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ा आदमी का कोटेशन है तो उस नाम आदमी का नाम लिख दिए और इस तरह का आपका ब्रैकेट बना के सेमीकोलन जो होता है अपना इसमें कोटेशन लिख दिए। ठीक है, तो डाटा हो गया, कोटेशन हो गया, रिलेटेड टू क्वेश्चन, जैसे ऐसे आप लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट इंडिया हैज़ बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, हैविंग अ टोटल शेयर इन द GDP या टोटल शेयर इन द रेवेन्यू, टोटल शेयर इन द इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड इतना %, इस तरह का आप लिख सकते हो। तो जो एग्जामिनर देखेगा वो समझेगा कि आप करंट डाटा से जुड़े हुए हो, आप मतलब बस रट्टू तोता की तरह नहीं आ गए हो और आपके पास कुछ ना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया आपका। फिर आते हैं बॉडी में। ठीक है, बॉडी में हम क्या लिखेंगे, बॉडी में हम लिखते हैं डिटेल आंसर टू द क्वेश्चन, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसको डिटेल में हमें लिखना है उसका आंसर। ठीक है, ईच एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन शुड बी कवर्ड, एक क्वेश्चन हो गया उसका जितने भी एस्पेक्ट है, जितने भी डायरेक्शन है, जितने भी कोना है, सब कुछ आपको लिखना है। जैसे पॉलिटिकल एंगल से लिखना है, राजनीतिक दृष्टिकोण, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक। ठीक है, तो याद रखेंगे PSER। ठीक है, तो उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या होगा, कल्चरल क्या होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, ये सारे एस्पेक्ट को आपको कवर करना होगा। ठीक है, उसके बाद ग्राफ आपको डालने हैं, मैप हो सके तो इंडिया का अगर ज्योग्राफी का है तो उसमें डाल दीजिए, या फिर हिस्ट्री में भी आप मैप यूज़ कर सकते हैं लोकेशन को लोकेट करने के लिए। ठीक है, चार्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए, इंटरनेशनल रिपोर्ट का हवाला दे सकते हैं, फेमस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये भी आपको 20-25 जजमेंट याद कर लेना है कि पॉलिटी में कुछ क्वेश्चन आया, अगर आपने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द विशाखा दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ केरला रिपोर्ट दिस, अकॉर्डिंग टू केशव नंदा भारती, अकॉर्डिंग टू सज्जन सिंह, तो इस तरह के अगर आपने दे दिया बार बार रिपोर्ट का हवाला तो फिर आप समझ जाएगा एग्जामिनर कि आपको कुछ आता है। ठीक है, उसके बाद फेमस कोटेशन आप दे सकते हैं बड़े बड़े लोगों का जो उस फील्ड में है। ये आपको जो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिख रहे हैं तो उसमें आपको कोटेशन बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे आप याद रखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे और बजट को आपको घोट के पी जाओ। ठीक है, मैंने लिख दिया है इकोनॉमिक सर्वे और बजट घोट के पी जाओ, गवर्नमेंट का स्कीम को पूरा घोट के पी जाओ, नीति आयोग का जितना भी रिपोर्ट रिलीज होता है उसे घोट के पी जाना है, और ARC रिपोर्ट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो बनता है उसका रिपोर्ट आपको पढ़ लेना है। यूज स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड टर्मिनोलॉजी। ठीक है, कुछ कुछ आपको स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी यूज़ करना है। ठीक है, जो लेटेस्ट न्यूज़ में होता है,
वो सब आपको यूज़ करना है। कंसाइज एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट, कहानी नहीं लिखना है, एकदम कंसाइज होना चाहिए, स्ट्रेट जो पॉइंट मांगा जा रहा है वही आपको लिखना है। अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डिस्कस, एनालाइज, कमेंट, डिस्क्राइब, एलुडिकेट, क्रिटिकली एनालाइज। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बीच डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे डिस्कस लिख देगा तो नॉर्मल बताना है, एनालाइज कर देगा तो उस चीज़ को आपको देखना है प्रोज एंड कॉन्स, कमेंट करेगा तो जो टॉपिक पे लिखा है उसी पे आपको प्रोज एंड कॉन्स लिखना है, डिस्क्राइब करेगा तो सिंपल डिस्क्राइब कर देना है, इल्यूसिडेट मतलब उसको बढ़ाना है, क्रिटिकली मतलब आपको प्लस और माइनस दोनों पॉइंट दिखा देना होगा। ठीक है, एविडेंस टू सपोर्ट योर फैक्ट, मान लीजिए आपने लिख दिया, ठीक है, कि भारत की इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है, बेरोजगारी और गरीबी की समस्या भी बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसे कहानी लिख देने से नहीं होगा, उसके बाद नीचे एक आपको रिपोर्ट दे देना है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल हंगर रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द पॉवर्टी रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द दिस रिपोर्ट, ये सब आप डाल दोगे तो ताकि आपने जो कहा है, जो लिखा है आंसर में, उसको आप सपोर्ट करो डाटा के थ्रू। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज इज़ रिवार्डिंग, ऐसा नहीं कि बहुत आपको इंग्लिश में भाषा वैज्ञानिक बन जाना या हिंदी का भाषा वैज्ञानिक बन के बहुत तगड़ा तगड़ा और कठिन लैंग्वेज लिखना है। एकदम सिंपल बच्चा वाला लैंग्वेज यूज़ करना है, बस टेक्निकल टर्म है जो अच्छा उसको यूज़ करना है। ठीक है, 70 to 80% ऑफ द वर्ड लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लीजिए आपका 700 वर्ड है, ठीक है, तो 80% कितना हो गया, 560, तो 560 वर्ड अकेला आपका बॉडी में आना चाहिए, 70 to 80% ऑफ द वर्ड लिमिट। ठीक है, जितना समय मतलब वर्ड लिमिट आपको दिया गया है एग्ज़ाम में कि इसको 600 वर्ड में लिखिए, 700 वर्ड में, तो उसका 70 से 80% में आपका बॉडी लिख जाना चाहिए। ठीक है, करेंट अफेयर इज द की, स्टैटिक इज द बेस, स्टैटिक भी आपको करना है और करेंट अफेयर भी डालना है बीच बीच में उसमें। ठीक है, अब हम आते हैं कंक्लूजन में, बॉडी में उतना काफ़ी था। कंक्लूजन में क्या करना है, प्रूव योर थीसिस। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन में पॉजिटिव चीज़ लिखा गया है, ठीक है, कि इंडिया बहुत ही मतलब बोला जाएगा कि लास्ट 10 साल से इंडिया बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो आपको उसी सीन में लिखना है और लास्ट में डाटा भी आपको दिखाना है कि हाँ लास्ट हमने 2 साल में देखा कि ग्लोबल जीडीपी में इंडिया का शेयर इतना हो गया, इंडिया का शेयर इतना बढ़ गया, हमारे पास इतना फॉरेक्स रिजर्व आ गया, तो वो सब आपको थीसिस को प्रूव करना है। ठीक है, और एक चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव बोला गया है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव लिखना है, थीसिस पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, लॉजिकली ड्रिवन फ्रॉम इंट्रोडक्शन और बॉडी, कंक्लूजन में क्या है, इंट्रोडक्शन का 2 लाइन डाल देना है, बॉडी का 2 लाइन। ठीक है, तो उस दोनों का निचोड़ निकाल देना है आपको कंक्लूजन में। 10 से 15% वर्ड लिमिट का होना चाहिए। कंक्लूड विद डाटा, कोटेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, डाटा डालना है, कोटेशन डालना है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए पढ़ने वाला को लगे कि बहुत ही रोंदू मल टाइप का आदमी रोते रहता है। एक पॉजिटिव, समस्या कितनी भी गंभीर हो तो दिखाना है कि हाँ हमारे पास पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी ट्रेजिडी है, लेकिन अगर हम इसे पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारी ताकत भी बन सकता है और प्रॉब्लम भी बन सकता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन बिकम अ डिजास्टर, बट इफ़ वी यूज़ इट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे इट कैन बूस्ट आवर इकोनॉमी, इस तरह का दिखाना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, नेवर क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, कभी भी किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कीजिए। अपने कॉपी में कभी भी आप बीजेपी या कांग्रेस नहीं लिखेंगे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे, नरेंद्र मोदी नहीं लिखेंगे। ठीक है, किसी नेता का नाम नहीं लिखेंगे, किसी पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे और ना ही किसी को क्रिटिसाइज करना है। ठीक है, स्कीम लेना है लेकिन वो दिखाना है, जैसे स्कीम आपने कुछ लिया, हाँ दिस वेरी गुड स्कीम, ये वो लास्ट में ड्यू टू लूप होल, ड्यू टू मिस एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट, ये सब दिखाया जाता है। जो रिपोर्ट बोल रहा उसके अनुसार आप अपना कंक्लूजन देंगे, अपना दिमाग से नहीं अरे सब चोर है, सब लुटेरा है, सब ये है, सब वो है, ये नेगेटिव माइंडसेट नहीं रखना है, पॉजिटिवली हर चीज़ को प्रेजेंट करना है और कभी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना है, पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्योंकि वो दिखाता है कि आपका एक निगेटिव माइंडसेट है, एक झुकाव है। ठीक है, अगर किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो मतलब आपका कहीं ना कहीं किसी और की तरफ झुकाव है। ठीक है, अब देखिए 30 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 400 से 450 वर्ड में इसको ख़त्म कर देना है। 4 पेज लिखने हैं आपको। ठीक है, आगे 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे पेज तो आप
अगर 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, जेपीएससी में अधिकतर 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो 600 से 650 वर्ड में आपको लिख देना है, ठीक है। तो 5 से 6 पेज में आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप बड़ा बड़ा लिख रहे हैं तो 6 पेज में, अगर नॉर्मल लिख रहे हैं तो 5 पेज में ख़त्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई बैठ के वर्ड नहीं गिनना है आपको। कुछ लोग क्या करते हैं, वर्ड गिनना शुरू कर देते हैं, ये हरकत नहीं करना है। आपकी नॉर्मल राइटिंग है तो ये सब मेरा कैलकुलेटेड है, 5 पेज में आपको हो जाएगा। अगर थोड़ा बड़ा लिखते हैं, आप ग्राफ बना रहे हैं, तो 1 पेज भाग सकता है, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका इसके रिगार्डिंग। चलिए, अब बहुत ही ज्ञान दे दिया आप लोगों को कि ऐसे करना है वैसे करना है। एक मॉडल आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं पॉवर्टी का, ठीक है। पॉवर्टी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको किस तरह अटेम्प्ट करना चाहिए, ये मॉडल आंसर है, ठीक है। ताकि इसके बाद आप कोई भी आंसर राइटिंग करो तो इस पैटर्न में लिखोगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से मैंने किया, ये मेरा पार्ट क्या हो गया आपको दिख रहा होगा, थोड़ा अलग है। यहाँ मैंने ब्लैक लिखा है, लेकिन आप ब्लू से ही लिखेंगे, ठीक है। आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, कहाँ से कहाँ मैंने बॉडी लिखा है और कहाँ से कहाँ मैंने कंक्लूजन लिखा है, ठीक है। तो देखिए, मैंने शुरू किया, इंडिया इन स्पाइट ऑफ बीइंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हैज़ अ वेरी हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर। अ मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन एंड डोंट हैव एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज़। In India, 21.9% of people lives below the national poverty line in 2011. According to the latest World Bank report, the poverty head count rate in India was 10.2% in 2019. ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। अब उसके बाद मैं लिख रहा हूँ poverty is a state। तो आपको लग रहा होगा कि ये जो मैंने लाइन लिखा उसके बाद ये इस दोनों के बीच एक गैप आ गया है। मतलब कि मैं ये इंट्रोडक्शन हो गया मेरा पहला पार्ट, ठीक है। और अब यहाँ से मैं बॉडी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बॉडी में हमें क्या लिखना है, डायरेक्ट ये नहीं लिख देना है कि भारत में बहुत गरीबी, पहले थोड़ा गरीबी को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने गरीबी को डिफ़ाइन किया यहाँ पे, शुरू का हिंदी में बता दे रहा हूँ। भारत ऑलरेडी मतलब एक बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने वाला इकोनॉमी है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही हाई लेवल का गरीबी और भुखमरी देखने को मिल रहा। बहुत ही मतलब मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है। और 2011 के रिपोर्ट के अनुसार 21.9% भारत में गरीबी दर थी। अभी वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट 2019 में है उसके तहत 10.2% गरीबी दर थी, ठीक है। इतना आपने लिख दिया। अब हम बॉडी पार्ट में कैसे लिखेंगे, तो पॉवर्टी डिफिनेशन शुरू करेंगे। तो पॉवर्टी इज अ स्टेट और कंडीशन वेयर इन पर्सन और कम्युनिटी लैक द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इसेंशियल रिक्वायर्ड फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जो हमें चाहिए वो चीज़ नहीं मिलेगा तो हम गरीब हैं, पॉवर्टी है, ठीक है। फिर इस तरह का लिख दिया, पॉवर्टी एरो मार्क के नॉन फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने इसे, लेकिन थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा। फिर बेसिक नीड हमने यहाँ बता दिया, यहाँ क्योंकि देखिए हमने यहाँ मेंशन किया था नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द बेसिक नीड। जहाँ भी आप कुछ नया वर्ड डालते हैं, ठीक है, कोई नया टेक्निकल वर्ड डालते हैं तो उसको कोशिश की है कि अगले लाइन में थोड़ा सा डिफाइन कर दे। तो मैंने यहाँ डिफाइन किया कि बेसिक नीड क्या होती है, तो न्यूट्रिशन हो गया, क्लोथिंग और हाउसिंग हो गया, और हेल्थ, एजुकेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, ये सब बेसिक नीड होगी। और पॉवर्टी हमारा क्या हो गया, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। किस तरह का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, तो मैंने एरो बना के बता दिया कि वैसा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जहाँ पे पीपल हैज़ इनसफिशिएंट इनकम टू मीट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो व्यक्ति है उसके पास उतना पैसा नहीं होता है कि एक न्यूनतम जो जीने का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए वो उसे मेंटेन नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद मैंने डिफाइन कर दिया अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने भी गरीबी की अलग से परिभाषा दी हुई है। तो जहाँ मैंने इसको कोटेशन कर दिया, इसका मतलब कि हमारे क्वेश्चन को एक वेटेज मिल गया था। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, पॉवर्टी इज प्रोनाउंस्ड डिप्रिवेशन इन वेलबींग एंड हैज़ मेनी डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, मैंने तो यहाँ बताया कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो गरीबी है उसके बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। तो डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, तो नो फिजिकल सिक्योरिटी हो गया, पुअर एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इनसफिशिएंट कैपेसिटी एंड अपॉर्चुनिटी, नो गुड्स एंड सर्विसेज एंड सर्वाइवल विद डिग्निटी। तो ये सब मैंने डायमेंशन बता दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने पॉवर्टी का टाइप बता दिया, ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, ठीक है। इसे आप पढ़ लेंगे,
PDF आपको पूरा ग्रुप में डाल दिया जाएगा, उसे देख लेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो एक एक लाइन पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं। देखिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी बता दिया, फिर थोड़ा थोड़ा दे दिया डाटा कि पहली बार 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर रिलेटिव पॉवर्टी आ गया, फिर डाटा दे दिया द इनकम इन सर्टेन % ऑफ द मीडियन इनकम, एग्जाम्पल 30% ऑफ मीडियन इनकम, ठीक है। इस तरह का टेक्निकल डाटा दे दिया। फिर पॉवर्टी का बाकी टाइप को डिस्क्राइब कर दिया, प्राइमरी पॉवर्टी, सेकेंडरी पॉवर्टी, परसिस्टेंट पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल न्यूज़ में इसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या हो गया, 3 डायमेंशन होता है, हेल्थ हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन। हेल्थ में 2 इंडिकेटर होते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड में 10 इंडिकेटर, इसमें 2, ठीक है। तो इतना हो गया। अब 2 टाइप ऑफ पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 2 तरह का पॉवर्टी बताया। पहला ह्यूमन पॉवर्टी, मतलब सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल डिप्राइवेशन, और दूसरा है इनकम पॉवर्टी या इकोनॉमिक पॉवर्टी। इसमें कौन सा आ गया, इनकम पॉवर्टी में एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है। अब आ गया पॉवर्टी को हमने पूरे अच्छे से डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हमको उसका काउज बताना पड़ेगा। तो काउजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, इस तरह का चार्ट में हमने बता दिया पूरा कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द पुअर, सोशल सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी, हाई इलिटरेसी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह का बता दिया। क्योंकि हमें ये नहीं पूछा गया है व्हाट आर द काउजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, तो हम इतना छू के निकल जाना है, बस डेप्थ में नहीं घुसना है, कुछ कुछ डाटा डाल देना है और छू के निकल जाना है, ठीक है। उसके बाद पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन, क्योंकि हर जगह हमने पॉवर्टी लाइन की बात की है, तो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन बता देंगे कि इंडिपेंडेंस से पहले किसने किया था पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट, इंडिपेंडेंस के बाद किसने एस्टिमेट किया था, तो ये 3-4 लोगों ने किया था। तो थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे कि लकड़ेवाला कमेटी ने जो किया था उसके अनुसार क्या बताया था, तेंदुलकर कमेटी ने 2009 में जो किया था उसके अनुसार क्या बताया था, रंगराजन कमेटी जो 2012 में आई थी उसने गरीबी के बारे में क्या बताया था। फिर वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट के अनुसार हम बता देंगे कि अभी कितना पॉवर्टी है, और 1/3 ऑफ वर्ल्ड पुअर लिव्स इन इंडिया, इस तरह की रिपोर्ट भी हम दे देंगे, ठीक है। उसका ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी हम बता सकते हैं, 2011-12 में कितना था, 21%, रंगराजन रिपोर्ट के अनुसार 29%, ठीक है। उसका नेशनल ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लेटेस्ट डाटा 2021 वाला हमने डाल दिया, इतना इतना इतना, ठीक है। ये तो वर्ल्ड बेसिस पे डाला। फिर इंडिया का परफॉर्मेंस हम बताएंगे कि यहाँ पे हमारा जो नीति आयोग है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज करता है, तो 66 रैंक मिला है 109 कंट्री में देश को, ठीक है। NFHS 4 था, अभी लेटेस्ट आपका आ गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5, तो इसका पूरा डाटा आप निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा शॉर्ट में हमने लिख दिया कि बिहार मोस्ट पुअर स्टेट है और केरला लिस्ट पुअर स्टेट है, अभी भी यही डाटा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2021 का लिख दिया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2022, वर्ल्ड बैंक का हमने रिपोर्ट बता दिया कि कोविड के टाइम में ऐसा पॉवर्टी था, इतना लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ पॉजिटिव बताना है, अभी तक तो हमने बता दिया सम पॉजिटिव साइन इन पॉवर्टी डिक्लाइन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पब्लिश इन अप्रैल 2022, पॉवर्टी इन इंडिया डिक्लाइंड 12.3% बिटवीन 2011 से 2019 तक, ठीक है। तो बता दिया हमने कि 2011 में इतना पॉवर्टी था, 2019 में इतना पॉवर्टी, मतलब 12% का डिक्लाइन हुआ है, तो ये पॉजिटिव साइन है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। फिर हमने शॉर्ट में दिखा दिया कि रूरल पॉवर्टी डिक्लाइन कितना हुआ है, अर्बन पॉवर्टी डिक्लाइन कितना हुआ है। उसके बाद हम नीचे ये बता देंगे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, एक एक लाइन में प्रोग्राम लिख देंगे, थोड़ा थोड़ा अगर ज़रूरत है तो एक एक लाइन उसके बारे में लिख देंगे, ठीक है। जैसे जवाहर रोजगार योजना, रूरल हाउस इंदिरा आवास योजना, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम, अन्नपूर्णा स्कीम, संपूर्ण ग्राम, ये सब मैंने लिख दिया। फिर आप लास्ट में देखेंगे कि थोड़ा सा हमारा पैरा बदल गया, 10 वी सी दैट, ठीक है, 10 वी सी दैट, यहीं से तो पता चल गया। एग्जामिनर जैसे पढ़ेगा कि 10 वी सी दैट, तो वो समझ जाए कि अब इसका बॉडी पार्ट जो था वो ख़त्म हो गया, अब ये लिख रहा है कंक्लूजन, ठीक है। तो कंक्लूजन में हमने लिख दिया 10 we see that the program in social sectors which employ technology and rapid economic growth has led to 12.3% decline in overall poverty from 2011-19, ठीक है। देखा हमने पॉवर्टी को, मतलब पॉजिटिव एक्सपेक्ट को दिखाना, ये नहीं दिखाना कि इतना मर रहे हैं, ये दिखाना है कि हाँ हमने एफर्ट डाला तो 12.3% का पॉवर्टी डिक्लाइन देखने को मिला। Also, the implementation of sustainable development goal is leading to reduction in poverty. Still, we see that 1/3 of world poor live in India. इतना बता दिया कितना हम कर रहे हैं, उसके बाद भी 1/3 of world poor live in India, with India being at the top, ठीक है।
द फाइंडिंग आर अ कॉल फॉर अ मोर इंक्लूसिव एक्शन रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ गवर्नमेंट so that the pace of poverty reduction can be enhanced and India emerges as a leader in poverty eradication। ठीक है, तो बहुत ही मतलब वेल बैलेंस कंक्लूजन है। इस कंक्लूजन को पढ़ के जो भी होगा, जो गवर्नमेंट का पक्ष से होगा वो भी खुश होगा, जो विपक्ष में वो भी खुश होगा। मतलब गवर्नमेंट का कहीं रोल ही नहीं, बहुत ही वेल बैलेंस्ड कंक्लूजन इसे बोलते हैं। इसी तरह आपको सारा का सारा कंक्लूजन करना है। तो उम्मीद है आपको पूरा का पूरा आंसर राइटिंग कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि पहले मैंने थ्योरी बता दिया, फिर एग्जाम्पल के थ्रू पूरा बता दिया, तो अब आपके दिमाग में छप गया होगा। तो इसी तरह आप जितने भी क्वेश्चन लिखेंगे किसी भी सब्जेक्ट में तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। ठीक है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो जम के कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ भैया जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो काम आ रहा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।